नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। और देश की जीडीपी में भी इसका करीब 7% से ज्यादा का योगदान है। हाँ, और मेक इन इंडिया के तहत इसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर भी काफी जोर है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इस सेक्टर के प्रदर्शन, इसमें कौन सी कंपनियां आगे हैं, गाड़ियां असल में बन कहाँ रही हैं, और हाँ, खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज की तरफ जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है उस पर भी रोशनी डालती है। हाँ, वो ईवी वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो है 2030 तक 30% गाड़ियों को ईवी बनाने का लक्ष्य है। ये सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय ऑटो उद्योग अभी कहाँ है, आगे क्या हो सकता है। जैसे 2030 तक 75 लाख गाड़ियों का बाजार बनने का अनुमान है, और चुनौतियां क्या हैं, सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशंस उतने नहीं हैं। हाँ, कई पहलू हैं। तो चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, वित्त वर्ष 24 में कुल उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन 2.84 करोड़ यूनिट्स का रहा। 2.84 करोड़, काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और हाल के आंकड़े देखें तो FY26 की पहली तिमाही में कुल निर्यात यानी जो गाड़ियां बाहर भेजी गईं वो 22% बढ़कर करीब 14.5 लाख यूनिट्स हो गईं। 22% की बढ़ोतरी सिर्फ एक तिमाही में, ये तो बहुत मजबूत संकेत है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया वाली गाड़ियां दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं। अच्छा, और इसमें पैसेंजर कार्स का क्या हाल है? पैसेंजर गाड़ियां का निर्यात तो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। करीब 2 लाख यूनिट से ज्यादा, 13% की बढ़ोतरी हुई। और टू व्हीलर्स? 2 पहिए वाहनों का निर्यात भी 23% बढ़ा, और तिपहिया वाहनों में तो सबसे ज्यादा 34% की उछाल देखी गई है। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट तो अच्छा कर रहा है। अच्छा, अब देश के अंदर की बात करें तो बाजार में कौन आगे चल रहा है? देखिए, मारुति सुजुकी अब भी लीडर है, करीब 41.6% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन उनकी बिक्री में बढ़ोतरी लगभग रुकी हुई है, सिर्फ 0.2%। सिर्फ 0.2%? मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है? हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो कमाल ही कर दिया है। अच्छा, क्या किया महिंद्रा ने? उनकी हिस्सेदारी अब 12.5% हो गई है, और बिक्री में 15.4% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 15.4%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या वजह लगती है इसकी? शायद उनकी एसयूवीज, थार, XUV 700, स्कॉर्पियो एन। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहक आजकल बड़ी दमदार एसयूवीज को काफी पसंद कर रहे हैं। ये मार्केट का ट्रेंड बता रहा है। हाँ, ये तो दिखता है सड़कों पर भी। वहीं दूसरी तरफ हुंडई, जो दूसरे नंबर पर है, करीब 16.5% हिस्सेदारी के साथ उसकी बिक्री में 9.3% की गिरावट आई है। ओ, हुंडई में गिरावट? हाँ, टोयोटा का प्रदर्शन मजबूत रहा, 5.2% की वृद्धि हुई, लेकिन किया की बिक्री 14.1% कम हुई है। तो मुकाबला, जैसा आपने कहा, बहुत कड़ा हो गया है। और ये सब गाड़ियां बन कहाँ रही हैं? मतलब क्या भारत में कुछ खास ऑटोमोबाइल सेंटर्स हैं? हाँ है। मुख्य तौर पर 3 क्लस्टर हैं। पहला है चेन्नई, जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। अच्छा, भारत का डेट्रॉइट? हाँ, देश के ऑटो रेवेन्यू का करीब 35% और निर्यात का 60% यहीं से आता है। हुंडई, रेनॉल्ट, निसान जैसी कंपनियां वहीं हैं। और बाकी दो? दूसरा है पश्चिम में, महाराष्ट्र पुणे बेल्ट। यहाँ करीब 33% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स, मर्सिडीज, बजाज ऑटो सब यहीं हैं। और तीसरा उत्तर में, NCR हरियाणा रीजन, करीब 30% हिस्सेदारी। मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा ऑपरेशन यहीं है। और गुजरात का भी नाम सुना है? हाँ, गुजरात भी अब तेजी से एक बड़ा क्लस्टर बन रहा है। MG मोटर्स, टाटा मोटर्स और मारुति का नया प्लांट भी वहीं आ रहा है। अच्छा, तो गाड़ियों के साथ साथ उनके पुर्जे मतलब ऑटो कंपोनेंट्स, वो सेक्टर कैसा कर रहा है? वो सेक्टर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। FY25 में इसका टर्नओवर 6,73,000 करोड़ यानी करीब $80.2 बिलियन पहुंच गया। ये 9.6% की वृद्धि है। और एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट भी अच्छा है, करीब 23 बिलियन का हुआ। लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं बड़ी चुनौती सामने आई है। चुनौती किस तरह की?
रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और चीन, जो इनका मुख्य सप्लायर है, उसने इनके निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। ओह, तो इससे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, इससे उत्पादन रुकने का खतरा बन गया है। हालांकि कुछ भारतीय कंपनियां हैं, जैसे मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स, वो इन्हें देश में ही बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि स्वदेशी प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल। एक और चिंता की बात है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब वो गाड़ियां जो बनकर तैयार हैं पर बिकी नहीं। हाँ, वही। अभी डीलर्स के पास औसतन 55 दिनों की इन्वेंट्री जमा है, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 21 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 55 दिन मतलब लगभग 2 महीने की गाड़ियां बिना बिके खड़ी हैं। हाँ, इसका मतलब है कि कंपनियों का पैसा फंसा रहता है, लागत बढ़ती है। ये एक सीरियस इशू है। समझ गया। चलिए अब उस बड़े बदलाव पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीज। हाँ, ईवीज। ये क्रांति तो अब वाकई जोर पकड़ रही है। 2024 में ईवी की बिक्री पहली बार 20 लाख यूनिट्स पार कर गई। 20 लाख, पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा है ये? करीब 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। अब कुल गाड़ियों की बिक्री में ईवीज का हिस्सा 7.5% हो गया है और इसमें भी 2 पहिया ईवीज का हिस्सा सबसे ज्यादा है, करीब 60%। 7.5% हिस्सा तो ठीक है, लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? क्या ये चिंता सही है? हाँ, चिंता तो बिल्कुल वाजिब है। देखिए, पिछले 3 सालों में चार्जिंग स्टेशन 5 गुना बढ़े हैं। 5,000 से बढ़कर 26,000 से ज्यादा हो गए हैं। 5 गुना? ये तो काफी तेज ग्रोथ है। हाँ, तेज है, लेकिन अब भी हर 235 ईवीज पर सिर्फ एक पब्लिक चार्जर है, तो ये रफ्तार और बढ़ानी होगी। तो सरकार कुछ कर रही है इसके लिए? हाँ, सरकार की पीएम ई ड्राइव जैसी योजनाएं हैं, जिनका मकसद ईवी खरीदने और चार्जिंग स्टेशन लगाने में मदद करना है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी अपनी अलग ईवी पॉलिसी लाए हैं। नीति आयोग का भी कुछ कहना था शायद इस पर। हाँ, नीति आयोग का कहना है कि ये $200 बिलियन का अवसर है भारत के लिए, पर साथ ही फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां भी गिनाई हैं। उनका मानना है कि 2030 तक 30% ईवी का लक्ष्य पाना है, तो रफ्तार बहुत तेज करनी होगी। तो भविष्य के अनुमान क्या कहते हैं? क्या ये लक्ष्य मुमकिन लगता है? अनुमान तो काफी पॉजिटिव हैं। 2030 तक कुल बाजार 75 लाख यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। मूडीज का मानना है कि भारत एशिया में सबसे ज्यादा कारें बेच सकता है, करीब 5.1 मिलियन। और निवेश, क्या बड़ी कंपनियां पैसा लगा रही हैं? हाँ, निवेश भी आ रहा है। 2030 तक 10 बिलियन से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। हुंडई 4 बिलियन लगा रही है, मर्सिडीज करीब 360 मिलियन, टोयोटा 2.3 बिलियन। मारुति का लक्ष्य तो 2030-31 तक 8 मिलियन यूनिट्स बनाने की क्षमता हासिल करना है। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा? एआई, सेल्फ ड्राइविंग कार्स? इनका रोल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई का बाजार 2032 तक $27 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है और ऑटोनॉमस मतलब खुद चलने वाली गाड़ियों का बाजार भी तेजी से बढ़ेगा। तो कंपनियां आर&डी पर भी फोकस कर रही हैं? बिल्कुल। टोयोटा बेंगलुरु में अपना पहला आर&डी केंद्र खोल रही है 2027 तक। मारुति का रोहतक में बड़ा केंद्र पहले से है और कर्मचारियों को नई तकनीक सिखाने के लिए ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल मतलब ASDC गूगल के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी दे रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय ऑटो उद्योग एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है। एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, ईवी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, भारी निवेश आ रहा है। हाँ, लेकिन साथ ही सप्लाई चेन, चार्जिंग इंफ्रा, इन्वेंट्री जैसी चुनौतियां भी कम नहीं है। सही कहा। तो ये विकास और चुनौतियों के बीच एक संतुलन बनाने का समय है। बिल्कुल, स्रोतों से यही तस्वीर उभर कर आ रही है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, भारत एक तरफ मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है, घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल एक्सपोर्ट में भी कमाल कर रहा है। हाँ, दोनों मोर्चों पर। तो सवाल यह है कि आने वाले दशक में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? क्या हम अपनी घरेलू जरूरतें जैसे सस्ती ईवीज, हर जगह चार्जिंग स्टेशन पूरी कर पाएंगे और साथ ही दुनिया के ऑटोमोटिव लीडर बनने की जो महत्वाकांक्षा है उसे भी पूरा कर पाएंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।